हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लोअर पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल का पूरा यूपी का इतिहास देख लिया था और यहाँ तक कि इंडिया के इतिहास के बारे में भी एक आइडिया ले लिया था। आज की क्लास में हम उसके आगे का देखेंगे, यानी कि महाजनपद काल और उसके बाद जो जो घटनाएं घटित हुई हैं। आज की क्लास और ज़्यादा डिटेल में है, प्लस इसको हम करंट से जोड़ेंगे और जो वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। मैं जैसे अभी उदाहरण देता हूँ कि सपोज करो पूछा गया था कि जो आपका रूमी दरवाजा है उसकी हाइट क्या है। तो आज की क्लास में जैसे ही हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म में स्तूप भी देखेंगे, है ना। धमेक स्तूप हो गया, चौखंडी स्तूप हो गया, तो इन स्तूप के बारे में जानेंगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और अन्य किस चीज़ से बने हैं, कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे करके हम ऐसे भी कनेक्ट करेंगे, जो सर्किट हैं, बौद्ध सर्किट, महाभारत सर्किट, वो भी देखेंगे। तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम करंट से भी ऐसे ही कनेक्ट करते जाएंगे। आप लोगों को बोला गया था कि किसी भी सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेज यूट्यूब पर आएंगी, तो ये आखिरी क्लास है जो यूपी स्पेशल की यूट्यूब पर आएगी। इसके बाद यूपी स्पेशल की अब सारी क्लासेज आपकी एप्लीकेशन पर आएंगी, ठीक है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से के बाद का काल माना जाता है महाजनपद। लास्ट क्लास में मैंने ये बता दिया था, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है यहीं पर एक प्लेलिस्ट बनी है, जाके देखें, तब आइडिया लगेगा कि आज की क्लास में हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले जन जन बना, कबीलों के बाद जो बड़ी संस्था थी वो जन हो गई, है ना। वैसे जन बिस ग्राम, है ना, तो उससे छोटी बिस होती थी, ग्राम होती थी उससे छोटी, तो जन हो गया जो कबीलों के बाद की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब संस्था है, एक इकाई है। जन के बाद क्या बनेगा? जनपद। और जनपद के बाद बनेगा महाजनपद। आज भी हम देखते हैं कि क्या होता है, जनपद होता है, फिर मंडल होता है, फिर सीधा आपका राज्य आ जाता है ना। हालांकि रेंज वगैरह भी होते हैं, तो ये प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। तो महाजनपद मतलब एरिया भी बड़ा हो गया, जनसंख्या भी बड़ी हो गई और प्रशासन के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। हालांकि अभी ऐसी कोई संस्थाएं ज़्यादा बनी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे 16 महाजनपद थे इंडिया में। एक दो महाजनपद तो आपके जैसे गांधार हो गया, कंबोज हो गया, ये कहाँ तक फैले हुए थे? अफगानिस्तान तक। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ है ये। और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। जैसा मैंने बोला कि इसका हम अभी यूपी तक सीमित हैं, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें जैन और बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आएंगे दीर्घ निकाय क्या होता है, मध्यम क्या होता है, अंगुत्तर क्या होता है, खुंदक क्या होता है, ठीक है। अभी केवल अंगुत्तर निकाय से जानो इन दो ग्रंथों से क्या मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी। इन 16 में से 8 यूपी में स्थित थे, 3 बिहार में स्थित थे, अंग, बज्जी, ये सब वैशाली, है ना। तो 8 कहाँ यूपी में स्थित हैं, इनके बारे में जानना है। 8 महाजनपद। इन 8 महाजनपदों के अलावा कुछ गणराज्य होते थे। गणराज्य क्या होते थे? अलग हैं, ध्यान रखना, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था। 7 गणराज्य यूपी में थे। गणराज्य मतलब जहाँ पर लोकतंत्र स्थित है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों द्वारा जन शासक चुना जा रहा है, लोगों की बात मानी जा रही, तो ऐसे 7 गणराज्य भी यूपी में थे, उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब 1 बाई 1 करके जैसे ही टॉपिक आता जाएगा उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वो कौन कौन से थे? पहले उनके नाम, उनकी राजधानी, ये जानना जरूरी है। तो पांचाल, पांचाल आपने महाभारत में द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी को बोला जाता था पांचाली, यानी इस महाजनपद की वो राजकुमारी थी। तो पांचाल में 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। थोड़ा आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं यूपी ट्रिपल एस सी के जो पिछले 2 साल के पेपर हैं वो भेज देंगे। उसमें आपको समझ में आएगा। अभी किसी पेपर में ये पूछा गया था कि जो श्रावस्ती है उसकी राजधानी वो भी दक्षिणी श्रावस्ती की पूछी गई थी, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? काम्पिल। कान्यकुब्ज नामक प्रसिद्ध नगर इसी में स्थित था। कान्यकुब्ज किसे बोला जाता था? कन्नौज को, जहाँ से अखिलेश यादव जी सांसद भी रहे हैं, ठीक है। इत्र नगरी है, इसे महोदय श्री भी बोला जाता था।
तो किसमें, पांचाल में आता था। प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था प्रवाहन जाबाली, इसका संबंध भी यहीं से माना जाता है, कान्यकुब्ज से, मतलब इसी से, पांचाल राज्य से। आगे आते हैं, कुरु। अगला कौन सा है महाजनपद जो यूपी में स्थित है, वो 8 देख रहे हैं हम। अगला है कुरु। हस्तिनापुर का राज्य इसी में स्थित था, मतलब महाभारत से संबंधित ये भी है। इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। थोड़ी स्टोरी अगर आप लोगों को बताऊं, जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं कि जब कौरवों ने क्या किया, 5 गांव भी देने से मना कर दिया, बोला एक सुई की नोक बराबर जमीन नहीं देंगे, तो फिर इनने अपना अलग से एक राज्य बसाया जंगल को साफ करके, और उसकी राजधानी बनाई थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वही है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। फिर अगला है वत्स। इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। इसका शासक कौन है, उदयन था, और पौरव वंश का ये शासक था। फिर अगला है कौशल। कौशल वही है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, है ना, ये चौपाई सुनी होगी। तो कौशल राज्य कौन सा है, ये भगवान राम वाला अवध का क्षेत्र, अयोध्या वाला क्षेत्र, अवध क्षेत्र में स्थित है। रामायण काल में राजधानी अयोध्या थी, ये तो रामायण काल की बात हो रही। बाद में जो बुद्ध काल आया, उसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और ये क्वेश्चन जैसा मैंने बताया कि पूछा जा चुका है। श्रावस्ती की ही पहचान जो सहेत महेत स्तूप है ना, इससे हुई है, कि सहेत महेत नाम इसका था पहले। अच्छा, एक विरोधाभास बताता हूँ। आप लोगों ने 2 नाम सुने होंगे, एक पटना का पाटलिपुत्र, यानी बिहार का मान लो। मगध साम्राज्य में सबसे स्ट्रांग होल्ड था, यही राजधानी थी, यहीं से पूरे देश पे गया है। मौर्य काल में यहीं से शासन हुआ है, मगध साम्राज्य पूरा यहीं से चला है। ठीक है, और इसके बाद आज की अगर स्थिति देखो तो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा हुआ है। देश में अगर देखें जो भी सूचकांक होते हैं, शिक्षा हर चीज में जितने भी सूचकांक है पिछड़ा हुआ। ऐसे ही अगर श्रावस्ती की बात करो, तो बुद्ध काल में अगर कोई सबसे फेमस जगह थी जहां भगवान बुद्ध ने 24 वर्षावास बिताए, सबसे ज्यादा उन्होंने अपने जो प्रवचन हैं यहीं पर दिए, उपदेश यहीं पर सबसे ज्यादा बिहार उनके यहीं पर थे। और केवल ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, जैन धर्म का भी प्रमुख स्थल था, इतना फेमस। और आज देखो यूपी में तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, मल्ल। जो अगला महाजनपद था 5वें नंबर का, वो मल्ल था। इसकी राजधानी 2 थी, एक कुशनारा भी थी और दूसरी पावा थी। और यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जो मैंने बताया 7 गणतंत्र थे। और जो 7 गणतंत्र है वो महाजनपद से मिक्स मत करना, वो अलग थे। लेकिन मल्ल जो थे 2 बार गिने जाते हैं, पावा के भी मल्ल और कुशनारा के, यहाँ पर गणतंत्र। फिर छठा है काशी। वरुणा तथा असी नदियों से घिरी राजधानी इसकी वाराणसी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाराणसी किन किन नदियों से घिरी हुई है, तो वरुणा और असी, बाकी आपका गंगा नदी तो है ही है। राजा यहाँ के थे महाकोशला देव, इनकी पुत्री का नाम था महाकोशला देवी। इनके समय में ही एक शासक होते थे हर्यक वंश के, नहीं हर्यक तो बिंबिसार हो गया, हाँ, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। इसी से इसने अपनी पुत्री की शादी की थी और दहेज में दे दिया था इसने काशी। ठीक है, ये था। बाद में इसका पुत्र आएगा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु को पितहंता बोला जाता है, इसने अपने बाप को मार दिया था और फिर शासक बना था। तो अब ये गुस्सा हो जाएगा महाकोशला देव, तो इससे फिर युद्ध होगा, तो ये काशी भी हड़प लेगा फिर, मतलब महाकोशला देव से जीत लेगा काशी को। तो राजा महाकोशला देव ने काशी को अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को दिया था। अगर काशी का वो राजा देखें जो भगवान बुद्ध के समय था, तो उसका नाम था प्रसेनजीत। फिर अगला जो है वो था चेदी महाजनपद, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। और यहाँ का कोई फेमस राजा देखें तो महाभारत काल में राजा शिशुपाल था यहाँ का। फिर जो आखिरी गणराज्य है वो है सूरसेन, मथुरा वृंदावन वाले क्षेत्र में था। यहाँ पर यादवों का राजन, मतलब यादवों का राज्य माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी तो उसी वंश के थे। और राजा यहाँ का जो फेमस राजा था वो था अवंती पुत्र, जो कि भगवान बुद्ध का शिष्य था।
ये हमने पहले 8 महाजनपद देख लिए। अब आते हैं गणराज्य व्यवस्था पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। गणराज्य की विशेषताएं जान लो। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते थे और ऐसे जितने भी अधिकांश राज्य थे ना, वो हिमालय की तलहटी में स्थित थे। अगर ऊपर वाला ये एरिया देखें यूपी का, तो यहाँ से उठा जाओ, है ना, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, तो ये तलहटी वाले एरिया यहाँ से ही शुरू होते हैं। यहाँ पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, है ना, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर वगैरह, तो इसी एरिया में ये स्थित थे, तलहटी वाले एरिया में। शासक यहाँ के, चूंकि गणराज्य था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो निरंकुश हो नहीं सकते थे, तो शासक निरंकुश नहीं थे, सेवक थे। बौद्ध, भगवान बुद्ध की ना पूर्व जन्म की कई सारी कथाएं हैं। इन्हें कथाओं को बोला जाता है जातक कथाएं। तो इन्हीं जातक कथाओं के अनुसार गणराज्यों में राजा का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता था। सर्वसम्मति से चूंकि राजा चुना जाता था, इसलिए राजा को महासम्मत कहा जाता था। जनता द्वारा चुने गए सदस्यों का संगठन परिषद कहलाती थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इसके भवन को संस्थागार कहा जाता था। प्रमुख सदस्यों की जो सभा होती थी, कि जैसे अभी होता है ना कैबिनेट मीटिंग, तो ऐसे ही यहाँ पर जो प्रमुख सदस्य होते थे उनकी सभा को अष्टकुलक बोलते थे। इसके जो सदस्य होते थे प्रमुख गढ़ों के मुखिया होते थे। गढ़ क्या होते थे? एक तो हो गया आपका महाजनपद। महाजनपद में छोटे छोटे गढ़ होते थे, जैसे कौशल महाजनपद हो गया, इसके अंतर्गत एक शाक्य गढ़ आता था, जिसके हेड थे शुद्धोधन, भगवान बुद्ध के पिता। तो ये जो इनकी कैबिनेट होती थी, जिसे बोला जाता था अष्टकुलक, तो इसके जो सदस्य होते थे वो प्रमुख गढ़ों के मुखिया भी होते थे, और सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे वैसे तो, लेकिन अगर आम सहमति ना बने तो फिर मतदान कराया जाता था। ये यहाँ पर व्यवस्था थी, विशेषताएं थी। अन्य तथ्य जान लेते हैं। तो जो आपके महाजनपद थे उनका क्षेत्र, एरिया कौन सा था जो वर्तमान में लगता है, तो शतपथ ब्राह्मण में कौशल का उल्लेख है, एक ये फैक्ट हो गया। कौशल तो पता है, अवध वाला क्षेत्र था। कुरु जो राज्य था वो मेरठ से दिल्ली तक था, जो इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी थी। पांचाल में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया है। संकिसा एक क्षेत्र है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। वो फर्रुखाबाद के समीप स्थित पांचाल का प्रमुख नगर कहलाता था। वत्स जो है वो प्रयागराज के समीप है। कौशाम्बी भी प्रयागराज के समीप है और थेरपंथ का प्रमुख स्थान है। मल्ल गणराज्य देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र में स्थित है। और पावा, जो मैंने बोला, मल्ल गणराज्य 2 थे, एक की कुशीनगर राजधानी थी, जिसे कुशनारा भी बोला जाता था, और दूसरे की पावा। और यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या हुआ था, यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ उन्होंने खाना खाया था, बीमार हो गए थे, और यहाँ पर उनका निर्वाण प्राप्ति हो गई थी, महापरिनिर्वाण, मृत्यु हो गई थी। गणराज्यों की अवस्थिति देख लेते हैं कि कहाँ स्थित थे। तो यहाँ से ध्यान रखना, गणराज्यों के नाम पता होने चाहिए। तो ऐसे याद कर लो, शाक्य, कोली, मोरी, मल्ल, मग्ग, कलाम। 2 मल्ल हैं तो 2 अलग हो जाएंगे फिर। अब शाक्य कहाँ के थे? सिद्धार्थ नगर के शाक्य थे। वही राजा शुद्धोधन, भगवान बुद्ध के पिता, शाक्यगढ़ राज्य के हेड थे। रामग्राम के कोली। रामग्राम कहाँ पड़ता है? रामगढ़ ताल है गोरखपुर में, तो ये गोरखपुर। इसके बाद पिपलिबन के मौर्य, ये भी गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है, तराई क्षेत्र है देखो वो पूरा। कुशीनगर के मल्ल, तो कुशीनगर क्षेत्र। पावा के मल्ल, ये फाजिल नगर क्षेत्र में आता है। सुषुमार गिरी के मग्ग, मिर्जापुर क्षेत्र में। और केशपुत्र के कलाम, गंगा यमुना दोआब में आता था। सबकी अवस्थिति पता होनी चाहिए, कहाँ क्षेत्र था और नाम क्या था। अब उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं यूपी में घटित हुई। तो बुद्ध जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, और शाक्य गणराज्य किसका भाग था? कौशल महाजनपद का। शाक्यों के जो गढ़ प्रमुख थे शुद्धोधन, वो भगवान बुद्ध के पिता थे। शाक्य वंश कौशल के इक्ष्वाकु वंश की शाखा थी। इंपॉर्टेंट है, अभी इक्ष्वाकु वंश आप देखोगे जैन धर्म में भी, ये इंपॉर्टेंट है। जो इक्ष्वाकु वंश है ना,
ये दोनों धर्म के उदय में इसका बहुत योगदान है। ठीक है, ये हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। और आप देखोगे अभी जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ थे वो भी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है, कपिलवस्तु जो है वो वर्तमान सिद्धार्थ नगर जनपद में स्थित है। गौतम बुद्ध की जो माता थी माया देवी, वो रामग्राम के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और रामग्राम मैंने बता दिया, इसकी पहचान होती है गोरखपुर में एक ताल है रामगढ़ ताल, वहां से। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में क्या क्या काम हुआ, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या काम हुआ। तो यहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक वर्षावास। क्या होता है, 4 महीने वर्षा होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस टाइम पर रेस्ट, एक ही जगह रुक के रेस्ट किया जाता था, उसी जगह पर जो भी उपदेश वगैरह दिए जाते थे। तो सर्वाधिक वर्षावास यानी टोटल संख्या में 24 यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बिताए। यहीं पर एक डाकू था अंगुली माल, इसको सुधार कर अपना शिष्य बनाया। एक व्यक्ति था, व्यापारी था अनाथ पिंडक, इसने जैतवन नामक एक बिहार पहले खुद खरीदा सोने की मुद्राएं देके, और फिर बुद्ध को दान में दे दिया। और इनका फेवरेट था, यहीं पर रुकते थे। ये सारा काम श्रावस्ती में ही हो रहा है यहाँ तक का। पुब्बाराम, राजकाराम, ये सारे बिहार हैं। बिहार मतलब रहने का स्थान, एक स्थान दे दिया, वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं, कुटिया वगैरह बन गई, ये सब। और मल्लिकाराम, ये तीनों बिहार भी श्रावस्ती में इनको दान में मिले थे। अब अगले उसमें आते हैं वत्स। श्रावस्ती में इतना काम हो गया यूपी में बौद्ध धर्म से संबंधित। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, राजा उदयन है ना। तो राजधानी कौशाम्बी, यहाँ का जो राजा उदयन था, इसने बुद्ध को घोषिता राम विहार दान में दिया था। देवदह एक जगह है जो भगवान बुद्ध की ननिहाल मानी जाती है, और ये महाराजगंज जनपद में ढूंढीबारी से संबंधित है, जो वर्तमान में स्थान है। ये ध्यान रखना, अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो ओपन ग्रुप में, तो जीएस रिवॉल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च करोगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। सारी जानकारियाँ, हर चीज़ यहाँ पर दी जाती है, आगे का प्रोग्राम बताया जाता है। यूट्यूब चैनल आपके पास है ही, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। प्ले स्टोर पर भी जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा। बाकी जो भी पीडीएफ, जो भी सारी चीज़ें हैं, सब एप्लीकेशन में मिलेगा। सारनाथ, सारनाथ के बारे में सभी जान रहे होंगे, बनारस के निकट स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो रही थी, एक बार क्या गए, गौतम बुद्ध गए तालाब, क्योंकि ये लोग उपवास रख रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, अभी तक ये अतिशय मार्ग अपना रहे थे। तो आप गए तालाब में, इतने कमजोर हो गई थी बॉडी की, तालाब में फिसल गए तो निकल ही नहीं पा रहे। एक महिला आई, उन्होंने पैर पकड़ के निकाल दिया खींच के। अब इनको थोड़ा सा लगा कि अगर बॉडी में इतनी ताकत नहीं, अगर आज कुछ अनहोनी हो जाती तो कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता। तो अब इन्होंने अतिशय मार्ग त्याग करके इन्होंने कौन सा, मध्यम मार्ग अपनाया। अन्न ग्रहण कर लिया आपने, अन्न ग्रहण कर लिया, तो इनके साथ 5 और जो लोग थे वो भाग गए थे। इनको छोड़ दिया कि तुमने तो अन्न ग्रहण कर लिया, सारी तपस्या तुमने खराब कर दी। ये भाग गए, फिर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये जाएंगे, और कहाँ पर, बनारस, बनारस के पास सारनाथ में। सारनाथ के में मृगदाव नामक एक जगह है, मृगदाव, जहाँ पर ये स्तंभ वगैरह है ना, स्तूप, वहीं आसपास में, यहीं पर ये जाएंगे। सारनाथ के ऋषिपत्तन में मृगदाव नामक जगह पर उन्हीं 5 लोगों को, ये जो भाग गए थे, पहला उपदेश देंगे आप। और इस घटना को क्या बोला गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना कहाँ हुई, सारनाथ में हुई, सारनाथ के ऋषिपतन के मृगदाव में। फिर पाबा, पाबा में एक व्यक्ति था, चुंदक मार या चुंद भी बोला जाता है। इसके यहाँ गए, घूम रहे थे, 80 वर्ष की उम्र होने वाली थी। ठीक है, और इसके घर जाएंगे तो ये खाना खा लेंगे, खाना खा के बीमार हो जाएंगे, फिर ठीक नहीं होंगे, और फिर आगे चल के पाबा के जस्ट आगे, पाबा में भी मल्ल हैं, और कुशीनगर आ जाएंगे आप, ये भी यूपी में स्थित है। कुशीनगर में भी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यहाँ पर आएंगे और यहाँ इनकी मृत्यु हो जाएगी, जिसे बोला गया क्या, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण।
ठीक है, निर्वाण मतलब ज्ञान होता है, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु या मुक्ति। तो 483 ईसा पूर्व में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा कुशीनगर। प्रमुख स्थल संबंधित देख लेते हैं बौद्ध धर्म से। तो सारनाथ का स्तूप, जिसे धमेक स्तूप बोलते हैं, इसका निर्माण अशोक ने कराया था 249 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में बना है 6वीं शताब्दी में। प्रथम उपदेश इन्होंने यहीं पर दिया था, धमेक स्तूप जहां बना है। आकार इसका बेलनाकार है, ईंटों और पत्थरों के मिश्रण से बना हुआ है। देखो जो स्तूप होते हैं ऐसे थूहे होते हैं, ढेर होते हैं, ठीक है, उल्टे। इसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके चारों तरफ एक दीवार बना देते हैं जैसे वेदिका बोलते हैं, गेट बना देते हैं जैसे तोरण बोलते हैं, ये ऊपर एक बक्सा सा रख देते हैं जिसे हर्मिका बोलते हैं, जो सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर जो इनके धार्मिक धर्मगुरु हैं या भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं इसमें होती हैं। फिर यहाँ पर एक ऐसी डंडी होती है, उस पर 3 ऐसे होते हैं, वो छत्र होता है। इसको जो पूरे अंडे के आकार का है तो इसे अंड बोलते हैं। इस तरीके से पूरा होता है। तोरण हो गया है ना, मेधी चबूतरे पे अगर स्थित है तो इसे चबूतरे को क्या बोलते हैं, मेधी। ठीक है, ये पूरा स्तूप का स्ट्रक्चर बता दिया। तो ऐसे ही स्तूप बने हुए हैं। तो अशोक ने 249 बीसी में धमेक स्तूप का निर्माण कराया था। आकार बेलनाकार है, ईंटों तथा पत्थरों से बना है। ऊंचाई इसकी 43.6 मीटर या 143 फीट है। चूंकि ऊंचाई भी किसी किसी की पूछ दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो लोग ना कर पाए, और अगर आप वो भी पढ़े हो कर गए तो वो बहुत एज दिलाते हैं। ठीक है, इसका व्यास 28 मीटर का है। अगला स्तूप है वो है चौखंडी स्तूप। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने ही कराया था। ऐसा बोला जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। फिर इनके बाद जब मौर्य वंश का समाप्ति हुई तो फिर क्या होगा, फिर आएंगे आपके शुंग वंश। और शुंग वंश क्या करेगा, पुष्यमित्र शुंग आएंगे, वो इन सबको तोड़वा देंगे। बाद में उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो एक सांची स्तूप है, एक भरहुत स्तूप है, इनका पुनर्विकास भी कराएगा, पत्थर वगैरह भी लगवाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, हालांकि ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है। ठीक है, तो निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा। हुएनसांग ने इस स्तूप का वर्णन किया, चौखंडी स्तूप का। स्तूप के शीर्ष पर अष्टकोणीय मीनार का निर्माण 1588-89, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अकबर ने कराया था। और किस लिए कराया था, क्योंकि हुमायूं ने यहाँ की यात्रा की थी, तो उसकी स्मृति में चौखंडी स्तूप के ऊपर एक अष्टकोणीय मीनार का निर्माण कराया था अकबर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चौखंडी का अर्थ क्या होता है, 4 कोने। संरचना इसकी भी ईंटों तथा रोड़ी से बना हुआ है, सारनाथ में है। ऊंचाई इसकी 28 मीटर है और टीले के रूप में, जैसा मैंने बताया कि टीले के रूप में ही रहता है आकार, वैसे बना है। महापरिनिर्वाण स्तूप, महापरिनिर्वाण जहाँ हुआ था वहीं होगा ये स्तूप, कुशीनगर में है। कुशीनगर में ही ये महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। ठीक है, यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऊंचाई इसकी 19.81 मीटर है। प्रतिमा जो भगवान बुद्ध की वो लेटी हुई है शयन मुद्रा में। हालांकि जब बौद्ध धर्म का विकास ही हुआ था, किस लिए, मूर्ति पूजा, प्रतिमा स्थापना के विरोध में, और बाद में उनकी भी मूर्ति मंदिर बनने लगे, इसीलिए बौद्ध धर्म फिर डिक्लाइन भी किया। ठीक है, रामभार स्तूप, ध्यान रखना मृत्यु तो यहाँ पर हुई थी महापरिनिर्वाण में, लेकिन जो उनके अवशेष हैं जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था वो यहाँ हुआ था रामभार स्तूप। इसे मुकुट बंधन चैत्य भी कहा जाता है। बुद्ध का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर हुआ था। इसकी जो ऊंचाई है वो 14.9 मीटर है और स्थान ये भी कुशीनगर में। फिर एक पिपरावा स्तूप है। पिपरावा जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था उसी के आसपास, सिद्धार्थ नगर और कपिलवस्तु में है। ये सबसे प्राचीन स्तूपों में से एक है ये। फिर एक स्तूप है रामग्राम स्तूप, महाराजगंज में। बुद्ध की अस्थियों, देखो भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। 8 भागों में से सभी भाग पर जहां पर स्थित किए गए उन पर 8 स्तूप बने थे, जिनमें से 4 स्तूप कहां पर हैं, यूपी में।
ठीक है, कौन कौन से वो हो गए, एक तो हो गया कपिलवस्तु, दूसरा कुशीनगर, तीसरा पावा और चौथा रामग्राम। तो बुद्ध की अस्थियों पर कुल 8 स्तूप बनाए गए थे, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर, पावा, कपिलवस्तु और रामग्राम। कैसे याद करना है, जो मृत्यु के समय उनके 2 स्थान थे, एक पावा जहाँ पर भोजन ग्रहण किया था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, 2 हो गए, जहाँ जन्म हुआ वो कपिलवस्तु, और फिर एक बचा रामग्राम, रामग्राम के कोली है। फिर अब आते हैं पर्यटन पर। पर्यटन विभाग ने बौद्ध सर्किट भी घोषित कर रखा है, महाभारत रामायण। तो 3 सर्किट आज देखेंगे, फिर जब हम जैन धर्म पढ़ लेंगे तो जैन सर्किट उसमें देखेंगे, प्लस इससे संबंधित और भी काम जो हो रहा है वो भी हम देखेंगे। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े 6 सबसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं बुद्ध सर्किट। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला स्थल है कपिलवस्तु, जन्म ही हुआ है, पिपराहवा स्तूप है यहाँ पर। सारनाथ, धमेक और चौखंडी स्तूप है, पढ़ चुके आप लोग, और अशोक स्तंभ भी यहाँ पर है। श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षावास बिताए, जैतवन यहाँ पर बिहार है। संकिसा इंपॉर्टेंट है, फर्रुखाबाद में है। ऐसा मान्यता है जातक कथाओं में कि जो बुद्ध थे वो स्वर्ग से अपनी माता को उपदेश देकर यहीं उतरे थे। कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, तो वहीं पर एक मंदिर बना है, महापरिनिर्वाण मंदिर। अभी तो सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कुशीनगर में बना दिया, दुनिया भर के बौद्ध सम्मेलन वहाँ करा रही कि जो बुद्ध धर्म दुनिया भर में फैला हुआ है वो लोग यहाँ आए। रामभार स्तूप है यहीं पर। विशेष तिथि बुद्ध पूर्णिमा है, इनके जन्म से संबंधित, जन्म भी इसी तिथि में हुआ था, मृत्यु भी और ज्ञान प्राप्ति। तो बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख तिथि है बुद्ध पूर्णिमा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं देख लेते हैं। तो बुद्ध तीर्थ दर्शन योजना, 10,000 रुपये यात्रा के लिए देते हैं, जिन्हें दर्शन करने हैं वित्तीय सहायता दी जाती है, और जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं उनकी यात्रा की। इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव 2026 कराया है, कब, अभी हुआ है, 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण मंदिर में। इसकी थीम क्या थी, धम्म, संवाद और विकास। ये बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक प्रॉपर तैयारी हो, बिल्कुल आपका इंश्योर हो कि हाँ एक सीट पक्की हो जाए, तो आप शुरू से लग के, एक माहौल बना रहता है। देखो किसी भी चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है माहौल। यहाँ आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, हमेशा पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहे, कुछ ना कुछ टास्क मिलता रहेगा, डेली नोट बनाओ, पढ़ो, रिवीजन, टास्क, क्विज, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट पर क्लासेज, उनकी पीडीएफ, वैल्यू एडिशन क्लासेज, उनकी पीडीएफ, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और आगे चल के फुल टेस्ट, रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आप लोगों से बात होती रहती है लगातार। ठीक है, फीस 1200 रुपये है। एप्लीकेशन से जाके बैच परचेज कर सकते हैं, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना है, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, उसके अंदर ऑल कोर्सेज में जाना है या स्टोर ऑप्शन में जाना है, तो आपको बैच मिल जाएगा, वहीं से परचेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सर्किट है रामायण सर्किट, क्योंकि हमने वैदिक काल भी पढ़ लिया है, तो इसमें अयोध्या, जो भगवान राम के जीवन से संबंधित स्थल थे ना, वो सारे शामिल हैं। ठीक है, अब कौन से स्थल हैं, अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर, बिठूर और नंदीग्राम। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, अब तो वहाँ पर बढ़िया राम राजा सरकार का मंदिर भी बन गया है, राम राजा का। अगला है चित्रकूट, वनवास स्थल है, जो 14 वर्ष का वनवास था उसमें 11 से 12 वर्ष उन्होंने यहीं पर बिताए थे। फिर अगला है श्रृंगबेरपुर, प्रयागराज के पास स्थित है। निषाद राज गुहा केंद्र अभी बनाया है, 100 करोड़ रुपए यूपी सरकार ने अलॉट किए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो निषाद राज जो थे, जिन्होंने बोट से गंगा पार कराई थी, यहीं पर भेंट हुई थी। फिर बिठूर कानपुर के पास स्थल है, वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वाल्मीकि यहीं पर रहते थे, और लव कुश का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था, कुश। ठीक है, फिर नंदीग्राम जो अयोध्या के पास है। तो ये स्थल क्या है कि जब भरत गए भगवान राम के पास वनवास के समय, लेकिन उन्होंने लौटा दिया, तो वो खड़ाऊं लेके आ गए थे, और फिर खड़ाऊं रखकर उन्होंने शासन किया था, तो ये नंदीग्राम स्थल से ही किया था। फिर महाभारत सर्किट के बारे में जान लेते हैं। तो महाभारत सर्किट में कौन कौन से स्थल शामिल हैं, द्वापर तथा महाभारत की घटनाओं से जुड़े 7 जिलों के प्रमुख स्थलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। पहला है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में, हस्तिनापुर क्षेत्र पूछे तो समझ लेना मेरठ वाला क्षेत्र है। ठीक है, कुरु साम्राज्य की राजधानी थी ये।
फिर बरनावा करके एक स्थल है जो बागपत में है। लाक्षागृह, जो पांडव थे ना, तो लकड़ी का एक घर बनाया गया था जिसमें आग लगा दी गई थी पांडवों को मारने के लिए, ठीक है। तो लाक्षागृह की घटना ऐसा माना जाता है इसी बरनावा में हुई थी। कामपिल फर्रुखाबाद में है, द्रौपदी की जन्मस्थली थी ये, ठीक है। इसके बाद अहिछत्र, कामपिल फर्रुखाबाद मतलब पांचाल की राजधानी। अहिछत्र बरेली वाला एरिया उत्तर पांचाल की राजधानी थी। इसके बाद परीक्षित गढ़ है मेरठ में, अर्जुन के पोते थे राजा परीक्षित, जिन्होंने भागवत कथा सुनी थी, बाद में पता होना चाहिए। मथुरा तथा वृंदावन इसमें शामिल है। ये अलग अलग जिले हैं, ठीक है। और कीचक वध स्थल हमीरपुर में है, और हमीरपुर में ही विराटनगर है राठ वाले एरिया में, ठीक है। तो ये दोनों हमीरपुर में स्थित है। ये सारे स्थल आ जाते हैं आपके महाभारत सर्किट। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म और उसके आगे की चीज़ें देखेंगे, ऐसे ही करके एक एक चीज़। फिर मध्यकालीन इतिहास पर यूपी के आ जाएंगे, और फिर आ जाएंगे हम आधुनिक इतिहास पर। जब इतिहास पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर हम कला और संस्कृति की ओर बढ़ चलेंगे। तो ऐसे ही करते चलेंगे, बहुत डिटेल में यूपी करने जा रहे हैं। यूपी के साथ साथ कंप्यूटर, जैसा आप लोगों को बताया गया है कि जो कंप्यूटर का 10 पेज वैल्यू एडिशन और 10 पेज MCQs, जो 1000 MCQs है। 1000 MCQs में नेक्स्ट 1-1.5 महीने बाद हम देखेंगे और कौन से ऐसे टॉपिक हैं। 1-2 परीक्षाएं और हो जाने दो, खासतौर से लेखपाल की, कि अगर ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें MCQs भी जोड़ेंगे और वैल्यू एडिशन में टॉपिक भी जोड़ेंगे, ठीक है, कि वो पूरा कवर हो। तो फिर इसको करते चलना आराम से। ये 35 नंबर हमें 30 से 35 दिनों में कवर करने हैं, और उसके बाद फिर साइंस एंड टेक और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन उस पर आना है। उसे भी विद करंट अफेयर्स समाप्त करना है। बाकी शेयर जरूर करें, जिस भी पर्सन को तैयारी करनी है उसको ज़रूर बताएं लोअर पीसीआर बैच के बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।